नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ी टूट। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने पार्टी से दिया इस्तीफा। तीनों सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने का किया ऐलान। 92.98% मत निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 93% की रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अमित शाह का बड़ा दावा। कहा 152 में से 110 सीट जीत रही है बीजेपी। दीदी जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है। वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए। हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। चुनाव के बीच कोलकाता में पीएम मोदी ने हुगली नदी में किया नौका विहार। दमदम में बंगाल के लोगों से की वोट रूपी आशीर्वाद देने की अपील। कहा बंगाल को अनेक कष्टों से दिलाएंगे आजादी। बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। तेजस्वी यादव बोले लालू यादव की पाठशाला से निकले सम्राट, तो सम्राट ने दिया जवाब। कहा लालू ने मुझे भेजा था जेल। गर्मियों की छुट्टी में ट्रेन का सफर होगा आसान। रेलवे से 18,000 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स का किया ऐलान, लेकिन देना पड़ेगा 15 से 30% ज्यादा किराया। आईटी और कच्चे तेल ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। आईटी इंडेक्स 5% से ज्यादा गिरकर बंद। आज शाम आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। स्थिर रह सकते हैं चौथी तिमाही के रिजल्ट। रिटेल और टेलीकॉम कारोबार में अच्छी ग्रोथ संभव। फ्लैट रह सकता है तेल गैस कारोबार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट से लगा झटका। असम के सीएम की पत्नी पर आरोप लगाने के मामले में अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मतदाताओं ने वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पश्चिम बंगाल के पहले चरण में वोटिंग में 92.72% और तमिलनाडु में 85.14% मतदान दर्ज किया गया है। यह आजादी के बाद अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया है। दोनों राज्यों में भारी संख्या में लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बंगाल में बम्पर वोटिंग पर गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि यह बंगाल में सुशासन के नए युग की आहट है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले चरण के 152 में से 110 सीटें जीत रही है। दीदी जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि 5 मई को बीजेपी का कार्यकर्ता सीएम बनेगा। उन्होंने दावा किया कि बंगाल का अगला सीएम बांग्ला बोलने वाला होगा। मित्रों, एक बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला
बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा, इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पश्चिम बंगाल में है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए पीएम मोदी ने दमदम में प्रचार किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गंगा नदी में नाविकों के साथ सैर की। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, आज सुबह कोलकाता में मैंने हुगली नदी के किनारे कुछ समय बिताया, जो मां गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर था। साथ ही मुझे नाव चालकों से मिलने का अवसर मिला, जिनकी परिश्रमशीलता सराहनीय है, और सुबह की सैर कराने वालों से भी मिला। नौका विहार के बाद पीएम मोदी ने दमदम में रैली की। यहां से उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की जो लहर लंबे समय से दिख रही है, पहले चरण के मतदान ने उस पर मुहर लगा दी है। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। अब आपको बता दें, पंजाब में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट हुई है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तीनों सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, राघव चड्ढा ने बताया कि 2/3 से ज्यादा आपके राज्यसभा सांसद उनके साथ है, वो भी बीजेपी में शामिल होंगे। राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश के लिए नहीं, अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही थी। जो पार्टी करप्शन हटाने के नाम पर बनी, वो कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में है। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है, एक एक करके। इसी पर आपके नेता संजय सिंह ने इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस, घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। ये सातों नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये सातों नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी है संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। बताइए, आम आदमी पार्टी में इस बड़ी टूट को कैसे देखा जाए और क्या हलचल है फिलहाल? बिल्कुल आपने सही कहा कि राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी को छोड़ना आम आदमी पार्टी के लिए और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के लिए एक बड़ी टूट माना जा रहा है, क्योंकि राघव चड्ढा संस्थापक सदस्य रहे हैं आम आदमी पार्टी के और अब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। इसका ऐलान अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। और राघव चड्ढा अकेले नहीं है, बल्कि उनके पास 2/3 सांसद जो राज्यसभा सांसद हैं उनका समर्थन भी है। अगर मैं नामों के हिसाब से
से देखूं तो इसके अंदर स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, विक्रमजीत सहानी और अशोक मित्तल जैसे जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, अब उनका समर्थन राघव चड्ढा को मिलता हुआ यहाँ पर नजर आया है। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, उसमें राघव चड्ढा ने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी की जो स्थापना हुई थी, जिन मूल्यों और आदर्शों के आधार पर हुई थी, अब वो पार्टी उससे भटकती हुई नजर आई और वो काफी समय से एक घुटन महसूस कर रहे थे आम आदमी पार्टी में, और उन्होंने खुद को गलत पार्टी में सही आदमी बताया। और ये पूरी नौबत आखिर क्यों आई, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरह से हम देख रहे थे बीते कुछ वक्त से लगातार आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच में कुछ न कुछ विवाद चल रहा था। पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया गया राघव चड्ढा को, और ठीक उसके बाद पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा की सुरक्षा भी वापस ले ली थी। और वहीं से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या राघव चड्ढा अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। और उस दौरान हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, वो लगातार राघव चड्ढा को इस बात पर घेरते हुए भी नजर आए थे कि ये जो सब कर रहे हैं वो बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। लेकिन वही राघव चड्ढा का जो स्टैंड रहा था, उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो जनता की आवाज को उठाते हैं सदन में और उन्हें बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है उनकी पार्टी की तरफ से ही। तो अब स्थिति काफी हद तक साफ हो चुकी है। 2/3 राज्यसभा सांसदों का साथ राघव चड्ढा को है। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि एंटी डिफेक्शन लॉ है जो देश का, उसमें जरूरी है कि अगर आप किसी पार्टी में स्प्लिट चाहते हैं तो आपके पास राज्यसभा सांसद के जो 2/3 बहुमत है वो आपके पास होना चाहिए। और अगर हम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों की बात करें तो इनकी संख्या 10 है। 7 सांसद पंजाब से हैं और 3 राजधानी दिल्ली से है, और 10 में से 7 राघव चड्ढा के पास है। तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। और ये भी जानकारी मिल रही है अब से कुछ ही देर बाद राघव चड्ढा अपने समर्थकों के साथ, अपने दूसरे नेताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं नितिन नबीन, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद वो औपचारिक ऐलान भी कर देंगे। जी बिल्कुल दीपाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। आईटी सेक्टर और कच्चे तेल ने आज बाजार का मूड पूरी तरह बिगाड़ दिया। दिन भर दबाव में रहने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेज बिकवाली देखने को मिली है। बाजार का पूरा हाल बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और आईटी और क्रूड के दाम ने बाजार का आज पूरा का पूरा जो मूड माहौल है वो बिगाड़ दिया है। देखिए कितनी भारी गिरावट, निफ्टी 50 करीबन 1.25% की कमजोरी के साथ। वहीं बैंकिंग में भी प्रेशर, मिड कैप और स्मॉल कैप हर जगह जो मायूसी थी वो छाई हुई दिखाई दी आज बाजार में। एक बार सेक्टर की आपको मैं पिक्चर दिखाऊं तो आईटी में देखिए कितनी ज्यादा गिरावट है। इनफैक्ट सारे ही सेक्टर आज लाल निशान के साथ जाके बंद हुए हैं। पीएसयू में गिरावट, डिफेंस, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, आईटी में तो देखिए 5.5% का डेंट जो है वो लगा है। साथ में रियलिटी, ऑयल एंड गैस, हर जगह एक जो भारी बिकवाली है उसका आज हमको सामना करना पड़ा है। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले कौन से रहे। कोल इंडिया खबरों में बना हुआ था, उसके बाद तेजी देखने को मिली है। ट्रेंट, नेस्ले इंडिया और हिंडाल्को में हल्की फुल्की बढ़त है, कोई बहुत मेजर अपसाइड नहीं दिखा है। गिरने वालों में देखिए सारे के सारे आज आईटी पैक से। देखिए इन्फोसिस के नंबर्स आए थे, नंबर्स स्ट्रीट को पसंद नहीं आए और वही हमें रब ऑफ इफेक्ट पूरे ही आईटी पैक में आता हुआ दिखाई दिया। एचसीएल टेक, टीसीएस और टेक महिंद्रा में भी करीब करीब 5% तक की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। इन्फोसिस के कल नंबर आए, साइंट के कल नंबर आए, साथ में एलटीआईएम के नंबर आए, लेकिन नंबर्स ने कुछ ऐसा सरप्राइजिंग फैक्टर बाजार को लाके नहीं दिया है। इसलिए ही आज जो स्ट्रीट है वो डिसअपॉइंट हुआ और डिसअपॉइंट होने का नतीजा ये है कि आज गिरने वालों में सबसे पहला नंबर आईटी का ही आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें फार्मा शेयर्स की, कल हमने देखा था क्या शानदार तेजी फार्मा में देखने को मिली, लेकिन आज वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग जो है हमें हायर लेवल से आती हुई दिखाई दी। लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन कोई भी मूड अच्छा करके नहीं गया है। जैसे आपने अभी देखा बाजार में आज आईटी सेक्टर का कोहराम रहा है, तो क्या अभी आईटी ही बाजार का सबसे ज्यादा मूड बिगाड़ रहा है? आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। तो बाजार को अब आज शाम आने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों का इंतजार है। चौथी तिमाही में कंपनी के नतीजे कैसे रह सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ है आशीष वर्मा। आशीष जी बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पारंपरिक कारोबार के नतीजे आखिर कैसे रह सकते हैं? जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं यानी कि O2C और ऑयल एंड गैस इंपॉर्टेंट अभी भी हैं, क्योंकि कुल रेवेन्यूज का 50% से ज्यादा अभी भी इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस के साथ है। स्टेडी क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। जहां तक O2C की बात है,
सिंगापुर के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन क्यू ऑन क्यू 12% बढ़े थे। सिंगापुर के जीआरएम मतलब आप कह लीजिए मार्केट प्राइस, एक क्लियर कट इंडिकेटर सिंगापुर हब में कितने पे कच्चा तेल प्रोक्योर कर रहे हैं, कितने पे प्रोसेस्ड माल बेच रहे हैं, उसके बीच में कितना कमा रहे हैं, यही है सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। रिलायंस आमतौर पे इस जीआरएम से बेहतर परफॉर्म करके देती है, क्योंकि रिलायंस जिस तरह का क्रूड प्रोसेस करती है उससे उसका फायदा मिलता है। हालांकि ये जिस बीते क्वार्टर की हम चर्चा कर रहे हैं, उस समय आपको याद होगा सैंक्शंस टाइटन हो रहे थे, इंडिया ने अपनी सोर्सिंग शिफ्ट करी थी, तो कितना प्रीमियम मिलता है वो देखते हैं जब नंबर्स आएंगे। उसके बाद दूसरी जिस रिफाइनिंग की बात कर रहा हूं, मैंने क्रैक्स रख दिए हैं, ये कह लीजिए डीजल का, ये पेट्रोल का, ये एटीएफ का मार्च महीने का। अदरवाइज मार्च महीने से पहले एक्सपेक्टेड था कि कमजोर नंबर्स होंगे, पर मार्च में सारे समीकरण बिगड़ गए, बदल गए क्रैक्स के लिहाज से, यानी कि क्रैक स्प्रेड, एक बैरल को एक्वायर करके प्रोसेस करके बेचने के लिए वो स्प्रेड जो है, क्या हुआ मार्च महीने में यूरोपियन रिफाइनरी शटडाउन हो रही थी, मेंटेनेंस शटडाउन था और हॉर्मूज का इश्यू आ गया, तो मैसिव यहां पे जंप आपको नजर आएगा। दूसरी तरफ पेटकेम, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, पेटकेम एक ड्रैग हो सकता है, यानी कि वो प्रोसेस जिसके हम प्लास्टिक बनाने का इस्तेमाल करते हैं ना। अब इसमें 3 है, लाइए जरा स्क्रीन पे। लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, यानी कि आपके वो ग्रोसरी बैग्स वगैरह, प्लास्टिक रैप्स वगैरह, इसमें क्या है, ओवर सप्लाई का इश्यू है, इसीलिए 10% का दबाव है, चाइना वगैरह से बहुत तगड़ी ओवर सप्लाई है। जो हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपिलीन है, बेसिकली एफएमसीजी में आपकी शैम्पू की बोतल जिसमें प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है, उसमें एफएमसीजी की डिमांड स्टेडी है, इसीलिए 1% का ही महज दबाव देखने को मिल रहा है। और पॉलीप्रोपिलीन, ये बेसिकली आपके कार्स वगैरह में, डैशबोर्ड वगैरह में, बम्पर वगैरह में जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऑटोज की सेल्स ठंडी पड़ी थी, 6% के आसपास का दबाव देखने को मिलेगा। यह पार्ट ऑफ द बिजनेस थोड़ा सा दिक्कत में आता हुआ नजर आएगा। तो नेट आप एक्सपेक्ट करिए EBITDA साल दर साल 1% का इंप्रूवमेंट और सीक्वेंशली 8% के आसपास का शायद दबाव देखने को मिलेगा। दूसरा पार्ट है ऑयल एंड गैस बिजनेस का, क्योंकि KG-D6 के वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, वो सीधे सीधे प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट कर रहा होगा। EBITDA एक्सपेक्टेड है 12% साल दर साल गिरेगा और Q on Q 7% के आसपास का दबाव एक्सपेक्टेड। ये हो गया इनके ट्रेडिशनल बिजनेसेस। बिल्कुल आशीष जी, और साथ ही ये भी बता दीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल और टेलीकॉम कारोबार में कैसी ग्रोथ दिख सकती है। कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट, हमने शुरू करा था ट्रेडिशनल से, क्योंकि रेवेन्यूज का बड़ा पार्ट वहां से आता है, पर अब EBITDA का मेजर कंट्रीब्यूशन ये पॉकेट्स करती हैं, 50% से ज्यादा EBITDA कंट्रीब्यूशन इनसे आता है। 2 में तोड़ता हूं, पहले रिलायंस रिटेल की बात कर रहा हूं। गुड क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। रिलायंस रिटेल के अर्निंग एस्टिमेट्स एनालिस्ट के स्क्रीन पर आएंगे। 6 से 9% आय में उछाल और 7.5 से 8% EBITDA मार्जिन की बात करी जा रही है। ध्यान रखिएगा, नंबर्स कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने दिसंबर 1 तारीख से वो FMCG आर्म को कार्व आउट कर दिया था, तो अब वो पिछले क्वार्टर में तो एक ही महीने का इंपैक्ट था, इस क्वार्टर में पूरा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो साल दर साल नंबर्स कंपेरेबल नहीं होंगे, तो सिर्फ बिना कंपैरिजन के नंबर एक्सपेक्टेशन स्क्रीन पर रख देता हूं। रिलायंस रिटेल की आय करीब 84,500 करोड़ रुपीस, 6600 करोड़ रुपए का EBITDA और 7.8% के मार्जिन एक्सपेक्टेड हैं। ग्रोथ आएगी कहां से? 7%, क्योंकि इनका कोल रिटेल ग्रोथ 7% के आसपास देखने को मिलेगी। क्यू कॉमर्स का पेनिट्रेशन डीपर हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, क्विक कॉमर्स का उसका फायदा मिल रहा होगा, और अपने स्टोर नेटवर्क्स को जो रिकैलिब्रेट कर रहे हैं उससे फायदा देखने को मिलेगा। नजर कहां रहेगी? यही क्यू कॉम के स्केल अप को लेकर, रिटेल स्टोर एडिशंस के पेस को लेकर, और कमेंट्री रिटेल क्या कहते हैं हमारे वो कंज्यूमर बिजनेस सेंटिमेंट्स को लेकर, ये इंपॉर्टेंट होगा। ये रिटेल की बात। आइए अब जियो की तरफ। जियो में आय एक्सपेक्टेड है, तिमाही दर तिमाही हम टेलीकॉम कंपनीज को देखते हैं ना, तो 3% तिमाही दर तिमाही आय बढ़ेगी, EBITDA भी तकरीबन 3% बढ़ेगा, मार्जिन फ्लैट 54% के आसपास आ रहे होंगे। एक अनइवेंटफुल क्वार्टर था ये, क्योंकि कोई टैरिफ हाइक्स नहीं आए थे, प्लस क्यू ऑन क्यू देख रहे हैं तो लास्ट क्वार्टर से 2 बिलिंग डेज इस क्वार्टर में कम है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ रहा होगा, फिर से बढ़ेगा, 213 रुपए 70 पैसे पे लास्ट क्वार्टर में था, इस बार 216 की तरफ आ रहा होगा, 1% का जंप। इवन सब्सक्राइबर्स 2% बढ़ते हुए नजर आएंगे। 2 की फोकस एरियाज हमारे लिए, जियो का आईपीओ। कई रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि भाई 45-50 हजार करोड़ रुपए का वो आईपीओ, लार्जेस्ट एवर, DRHP की फाइलिंग जल्द हो रही होगी। अगर टाइमलाइंस को लेकर क्लैरिटी आ जाए तो इंपॉर्टेंट। और दूसरा, टेलीकॉम बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहता है टैरिफ हाइक्स को लेकर, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री वहां पर इंपॉर्टेंट होगी। और ये जियो आईपीओ को लेकर कुछ अभी खबरें नहीं है सर ऐसे? नहीं, एक्सपेक्टेशन है। मुकेश सर ने 2019 में कहा था कि 5 साल का टाइम पीरियड, उस बीच में आपको याद होगा थोड़ा सा कोविड का इशू आ गया था।
अब बातें तो बहुत तूल पकड़ गई हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि शायद कई रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि डीआरएसपी जल्द फाइल होने की तैयारी हो रही है, तो क्लैरिटी अवेटेड होगी मैनेजमेंट की तरफ से। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जेपी मॉर्गन ने भारतीय इक्विटी को डाउनग्रेड किया है। जेपी मॉर्गन ने मार्केट के कई रिस्क फैक्टर का एनालिसिस किया है, किन सेक्टर पर बुलिश है और किन पर बेरिश नजरिया है, डिटेल में बता रही है कंचन नौटियाल। डेफिनेटली, और आज हम मार्केट देख रहे हैं उसी ट्रेजेक्ट्री में हमें जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पहले तो वहाँ पे वो ओवरवेट थे, लेकिन अब घटा के जो अपनी रेटिंग है उसको न्यूट्रल कर दिया गया है, और इनफैक्ट जो उनका एलोकेशन है वहाँ पे भी एक डाउनग्रेड हमें जो है देखने को मिला है। वो ये बोल रहे हैं कि इस टाइम पे जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है वो इंटैक्ट है, लेकिन जो हेडविंड्स हैं अभी हमें नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। वैल्यूएशन के फ्रंट पे बात करी जाए तो उनका ये कहना है कि अभी भी वैल्यूएशन कंपनीज के काफी ज्यादा महंगे लग रहे हैं। शेयर्स को जितना सस्ता होना चाहिए था उतने अभी भी वो नहीं हुए हैं। एनर्जी सप्लाई के हम कंसर्न्स देख रहे हैं, उसके चलते भी एक काफी बड़ा जो संकट है पूरे ही इंडियन इक्विटी में इस टाइम पे मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। फिस्कल ईयर 27 में कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पे एनालिस्ट ने जो अपना अनुमान है अर्निंग्स का उसको 2 से लेके 10% तक इनफैक्ट घटा दिया है। एमएससीआई इंडेक्स पे जो ईपीएस ग्रोथ का अनुमान है उसको भी 1 से 2% तक की कटौती वहां पे देखने को मिली है। वो इस टाइम पे ये बोल रहे हैं कि काफी सारी कंपनीज ऐसी है जो नए शेयर्स को इशू कर रही है, जिससे जो अपसाइड है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंडिया इस टाइम पे अगर उनके स्टॉक्स की सेक्टर्स की बात करें तो एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर कंपनीज में बहुत कम है अगर हम इसे कंपेयर करते हैं यूएस से या फिर चाइना से। मॉनसून का एल नीनो इफेक्ट हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा इसका रिस्क भी बना हुआ है। अब अगर डायरेक्टली बात करें कि किस सेक्टर पे वो ओवरवेट है तो वो है फाइनेंशियल, मटेरियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हॉस्पिटल, डिफेंस एंड पावर। अंडरवेट की जो रेटिंग है वो है आईटी एंड फार्मास्यूटिकल। अब उनका कहना है कि अगर बुल केस होता है तो निफ्टी हमें 30,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, पहले की जो 33,000 का था। बेस केस में 27,000, और अगर हम माने बियर केस तो 20,500 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ जो दिक्कतें हैं वो तो मंडरा रही हैं। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेन का सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। छुट्टियों के दौरान बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेल मंत्रालय ने 18,000 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स का ऐलान किया है। वहीं ट्रेनों को समय पर चलाने और साफ सफाई, पानी की व्यवस्था के लिए भी खास निर्देश जारी हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत हो गई है, और इस बार समर वेकेशन में अगर आप ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो एक खबर आपके लिए ही है, क्योंकि रेलवे ने इस बार ऐलान किया है रिकॉर्ड समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का। जी हाँ, अगर समर स्पेशल ट्रेनों की बात की जाए तो हर साल चलाई जाती है। खास तौर पर यह देखा जाता है कि गर्मी की छुट्टियों में डिमांड जो है बड़े स्टेशनों पर, बड़े शहरों के लिए बढ़ जाती है, और उसी डिमांड को पूरा करने के लिए, भीड़ भाड़ को कम करने के लिहाज से समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। और इस बार रेल मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया है 18,000 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाने का। जो ट्रेन होंगी हमारी ये प्लान्ड हैं, इसके अलावा बहुत सारी अनप्लान ट्रेन चलाई जाएंगी, ट्रेन ऑन डिमांड चलाई जाएंगी, वो अलग हैं। तो कुल मिला के पिछली गर्मी की जो सीजन था उससे कहीं ज्यादा संख्या में स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। स्पेशल ट्रेन के परिचालन के साथ साथ स्पेशल ट्रेन की रनिंग पर भी अलग से ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वो समयबद्ध तरीके से और बेहतर समयबद्ध तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। गर्मी में पानी की समस्या आती है, पीने के पानी की समस्या आती है, जगह जगह स्टॉपेजेस होते हैं ट्रेन के। तो सभी ट्रेन में, स्पेशली स्पेशल ट्रेन में प्री वाटरिंग का निर्देश दिया गया है। तो रिकॉर्ड ट्रेनें चलाई जाएंगी गर्मियों की छुट्टियों पर। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जोन्स को ये भी कहा गया है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है आप ऑन डिमांड भी समर स्पेशल ट्रेनों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगी जो काफी जरूरी है जानना, कि अगर आप समर स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग करवाते हैं तो जाहिर तौर पर आपको जो किराया है वो आम ट्रेनों के मुकाबले 15 से 30% ज्यादा देना होगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया है। कैसे रोक लगेगी इस पर ट्राई चेयरमैन अनिल कुमार लोहाटी से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने।
सर एक तो साइबर फ्रॉड काफ़ी बढ़ गए हैं। आज जो मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि साइबर फ्रॉड करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को काम करने की जरूरत है। ट्राई किस तरह से इसके ऊपर काम कर रहा है कि जो अगर कोई भी URL या IP के लिंक SMS के ज़रिए ट्रांसमिट होता है तो उसको पहले जो DLT प्लेटफॉर्म है उस पर वाइट लिस्ट करना होगा। इससे SMS के जरिए फ्रॉडुलेंट लिंक भेजने कर जो फ्रॉड किए जा रहे थे उस पर काफ़ी लगाम लगा। फिर जो हमने जो फाइनेंशियल सेक्टर के कम्युनिकेशन हैं वो ट्रस्टवर्दी हों, इसके लिए एक हमने स्पेसिफिक सीरीज़ अलॉट की है, वो है 1600 सीरीज़। तो जो जितने भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड और सर्विस से रिलेटेड कॉल BFSI सेक्टर से आएंगे वो 1600 सीरीज से आएंगे। तो कंज्यूमर अब यदि उसको एक ट्रस्ट के साथ में इस तरह के कॉल्स को ले सकता है। तो इस तरह से कई मेजर स्ट्राइड लगातार ले रहा है। आपने कंसल्टेशन पेपर भी इशू किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कंपनियां स्पैम रोक रही है उसका क्या पर्पस है? लोग रेगुलेटरी सिस्टम के बाहर काम कर रहे हैं, वो रेगुलेटरी सिस्टम को बाईपास करते हैं। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हमने रेगुलेशन में प्रोविज़न किया था कि सर्विस प्रोवाइडर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करें और उनको जो स्पैमिंग का पैटर्न है उसके आधार पे उनको फ्लैग करें। तो हमारे जो तीनों प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने AI सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं और वो काफ़ी सक्सेसफुली जो स्पैम्स हैं उनको फ्लैग कर रहे हैं और कंज्यूमर्स को वार्न कर रहे हैं। अब हमारे पास में इसके बारे में काफ़ी अनुभव हो चुका है। तो अब हम जो ये इंटेलिजेंस मिल रही है स्पैमिंग पे, इसका उपयोग करके जो एंटिटीज़ जो स्पैम में इंडल्ज कर रही हैं उनके खिलाफ हम रेगुलेटरी एक्शन को कैसे और तेज कर सकें, इसके बारे में हम कंसल्टेशन। साथ ही साइबर फ्रॉड रोकने के लिए टेलीकॉम राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासनी ने टेलीकॉम कंपनियों को कई कदम उठाने के लिए कहा है। टेलीकॉम कंपनी KY प्रक्रिया में कोताही ना करे, साथ ही कॉलिंग नाम प्रेजेंटेशन को जल्दी लागू करे। eKYC, information sharing, if there is one TSP that does an effective invention, it should translate quickly to other TSPs. And then, whether can we block at the international gateway level. So like that, there are multiple ways, they have mechanisms to identify, how we are doing Sanchar Sathi. I mean, they should be able to do the same things and then share with them. गुजरात में रविवार को 15 नगर निगम, 34 जिला परिषद और 84 नगर पालिकाओं समेत कई स्थानीय निकायों के लिए मतदान होगा। अहमदाबाद में येलो अलर्ट और 42 डिग्री की भीषण गर्मी के बावजूद लोग AMC चुनाव में वोटिंग करें, इसके लिए मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए शहर के कई क्लब और होटल खास ऑफर्स दे रहे हैं। क्या है ये ऑफर्स, बता रहे संवाददाता केतन जोशी। राजपथ क्लब ने भी वोटरों को एक यूनिक ऑफर दिया है। आइए जानते हैं सेक्रेटरी से। मिसाल भाई बताइए क्या क्या ऑफर है आपके मेंबर के लिए? हमारे क्लब में वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने संडे, मंडे और ट्यूसडे 26 तारीख को जो वोटिंग है, तो संडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिनों के लिए कोई भी मेंबर वोटिंग करके आए और अपना वोटिंग का निशान दिखाए उंगली पे, तो उसको फूड बिल पे 25% डिस्काउंट देने का तय किया है। तो हमारे 15,000 से 16,000 मेंबर्स है और उनके फैमिली मेंबर्स होके तकरीबन 40 से 50,000 मेंबर्स होते हैं। तो उन सभी को ये अपॉर्चुनिटी, जो भी वोट करेगा तो उसको ये ऑफर मिलेगा। ये हमने इसलिए किया है कि बने उतना ज्यादा से ज्यादा वोट हो और ये लोकशाही के पर्वों को सब साथ मिलके मनाएं। सिर्फ एक बार या तीनों 3 दिन आए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में? तीनों 3 दिन कोई भी मील ले, ब्रेकफास्ट ले, डिनर ले, लंच ले, कुछ भी ले, तीनों दिन ये ऑफर जो मेंबर वोट करके आएगा उसको पहले करेगा। तो इसके अलावा कर्णावती क्लब ने भी ऐसा ऑफर दिया है और धीरे धीरे शायद अन्य होटल भी इस ऑफर को बढ़ावा देंगे ताकि मैक्सिमम वोट हो। केतन जोशी, अहमदाबाद। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।